तो हम लोग बात कर रहे थे भाई लॉरेंस फोर्स की, है ना। लॉरेंस फोर्स में हमने वो पढ़ लिया था ना, पाथ। ठीक है, और किसी एंगल वाला भी कर लिया था क्या, पिच वाला? अच्छा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए भाई, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने क्या किया, इसमें कोई करंट ले जाने वाली वायर को रख दिया इसके अंदर। यहाँ पे मान लीजिए एक वायर है जिसमें कुछ करंट है, से आई करंट है इसके अंदर, राइट। मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। एक इलेक्ट्रॉन की कल्पना करते हैं, इसके पास ई चार्ज है, -E, और जिधर करंट जा रहा है उसके ऑपोजिट ही जा रहा होगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ई टाइम्स वी डी इंटू बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से चलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। इसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं कहूंगा कि फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर, उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, F इक्वल्स टू एन ई वी डी टाइम्स बी। और आप जानते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को डिफाइन करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू n अपॉन v, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, जो भी इसकी लेंथ रही होगी। अब यहां से कैपिटल एन की वैल्यू क्या बनती है, NaL, राइट। से दिस इज इक्वेशन 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव द फोर्स एज F इक्वल्स टू NaL मल्टीप्लाई बाय EVdB, या हम बोल सकते हैं NeAVd इंटू LB। ये क्या होता है NeAVd, आई होता है ये करंट। तो F कितना हुआ, इट इज ILB, है ना। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, अभी तो हमने ये माना है कि जो करंट है वो इस तरह से है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर ये कोई एंगल बनाए तो F को हम लिख सकते हैं I टाइम्स L क्रॉस B, राइट। यहाँ पर जो L है ना, वो सबसे छोटा डिस्टेंस है इस वायर के अंदर। अगर वायर को थोड़ा हमने टिल्ट कर दिया या उसको किसी और शेप में ढाल दिया, तो भी हम क्या करेंगे, उसके सिरों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालें। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर इमेजिन करते हैं किसी भी शेप की, है ना, इस तरह से मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसमें करंट चल रहा है आई। मैंने क्या किया, इसका छोटा सा हिस्सा यहाँ पे बनाया, कितनी लेंथ का, dl। तो इस छोटे हिस्से पर क्या फोर्स लग रहा होगा, df इक्वल्स टू आई टाइम्स dl क्रॉस b। तो ऐसे ऐसे सारे सेक्शंस उठा लीजिए आप, तो क्या होगा, नेट फोर्स नेट फोर्स आना चाहिए F इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b I टाइम्स dl क्रॉस b। अब क्योंकि जो dl का वेक्टर सम होगा ना, सारे dl का, वो a से b तक की दूरी हो जाएगी। यानी आपको बस a से b को ज्वाइन करना है और ये देखना है ये दूरी कितनी है। तो बस यहाँ पे आ जाएगा I टाइम्स वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर b। दिस इज द फोर्स, राइट। चलिए नोट करिए।
हो गया भाई? डन। ओके, देखिए क्वेश्चन करते हैं इसमें कुछ। एक वायर है, वायर ऑफ लेंथ ए, a wire of length A carries a current I, carries a current I, और ये कहता है along y axis a magnetic field, a magnetic field B equals to B naught times 3 I cap plus twice J cap plus K cap Tesla exist. Find force, force on the wire. देखिए भाई, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूले में किन किन चीजों की जरूरत है भाई? एक तो करंट की, एल की और बी की। तो यहाँ पे मुझे ये बता दिया गया कि जो वायर है ना वो वाई एक्सिस के अलोंग है। तो करंट जो है वो वाई के अलोंग अगर जा रहा है तो मैं एल को क्या लिख सकता हूँ? ए जे कैप, है ना? ए जे कैप, और बी हमें पहले से दिया हुआ है। बी को मैंने लिखा 3 B0 आई कैप प्लस 2 B0 जे कैप प्लस B0 के कैप। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था भाई? F इक्वल्स टू आई टाइम्स एल क्रॉस बी। सो आई को हमने आई रखा, और एल कितना है अपने पास? ए जे कैप क्रॉस, दिस इज 3 B0 आई कैप प्लस 2 B0 जे कैप प्लस B0 के कैप। तो यहाँ पे जब हम क्रॉस करते हैं, जे को आई से किया, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? ए टाइम्स 3 B0 एज इट इज, जे क्रॉस आई होता है -K प्लस जे क्रॉस जे 0 प्लस A B0, जे क्रॉस के क्या होता है? आई कैप। तो अल्टीमेटली ये बचता है आई टाइम्स, पहले ये लिख देता हूं मैं, A B0 आई कैप माइनस 3 A B0 के कैप। क्या कॉमन है अभी दोनों में? 3 A B0। सो एफ को हम लिख सकते हैं A B0 आई टाइम्स आई कैप माइनस 3 K कैप। ये तो हुआ इसका वेक्टर फॉर्म। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल नथिंग बट A B0 आई टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9। इसमें क्या नहीं है, A B0 आई। सो कितना हुआ? √10। सो √10 A B0 आई, ये आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड है, राइट? तो वेक्टर फॉर्म में अक्सर पूछ लिए जाते हैं ये। एक और क्वेश्चन है, इट सेज एक वायर है जो ऐसे स्ट्रेट रखी हुई है और इसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर की, ये हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड मास 60 ग्राम। इसका जो मास दिया हुआ है वो 60 ग्राम है, 60 मिलीग्राम आई शुड से, 60 मिलीग्राम। ओके। ये एग्जिस्ट करता है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे लगभग 30 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है?
फर्दर इट सेज, इस जगह पर जहां ये रखा हुआ है 30 डिग्री के एंगल पर, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है इस जगह 0.8 गॉस. Now it says what must be the current passing through the wire so that it may float in air. इसमें कितना करंट बहाया जाए कि ये यहां पर रुकी रहे. देखो ये ऐसे है सिचुएशन. ये पेन है मेरे पास, ये वायर को इमेजिन कर लीजिए. ठीक है. अब ये अगर ऐसे रखा हुआ है और इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ये नीचे ना गिरे, हवा में लटका रहे, तो मैं क्या करूंगा, इसके वेट को बैलेंस कराने के लिए कोई फोर्स चाहिए ऊपर की तरफ. सोचिए इसका वेट कहाँ होगा, नीचे, mg. और इस पर फोर्स कहाँ लगना चाहिए, ऊपर. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर हैं. ठीक है. तो आप इमेजिन करो ये अगर वायर है, करंट में अगर ऐसे फ्लो कराता हूं और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स नीचे लगेगा, ये तो नीचे दोबारा चला जाएगा. आप तो करंट की डायरेक्शन को पलट देते हैं. यानी करंट किस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए. करंट अगर इस तरफ जाएगा तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर. यानी इसका मैग्नेटिक फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर लेगा. राइट. सबसे पहले हम इसका मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं. कितना आएगा वो, इट विल बी आई एल बी साइन थीटा. और इसका वेट कितना हुआ, mg. तो क्या होना चाहिए, फॉर एयर, फॉर वायर टू बी फ्लोटिंग, टू बी फ्लोटिंग इन एयर. अगर ये फ्लोट कर रही है तो उस केस में क्या होना चाहिए, fm शुड बी सेम एज fg. तो fm कितना हुआ था अपने पास, आई एल बी साइन थीटा इक्वल्स टू mg. मुझे I निकालना है, mg अपॉन एल बी साइन थीटा. m कितना है भाई अपने पास, 60 मिलीग्राम. तो 60 × 10⁻³ इंटू जी का वैल्यू 10 अपॉन एल कितना है 30 सेंटीमीटर, तो 0.3. मैग्नेटिक फील्ड गॉस में है, गॉस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻⁻4 से. 0.8 इंटू 10⁻⁻4 और साइन 30 हाफ. ठीक है. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. मिलीग्राम में लिया तो वहाँ 10⁻⁻6 में. ओह सॉरी, -6. हाँ, वो ग्राम बन जाएगा उससे बड़ा. ठीक है. चलिए देखिए कितना होगा अब ये, 6 × 10⁻. एक पावर ये होगी, एक ये, 2, -6 -4 अपॉन, इसको काट देते हैं ना, 2 चौकाट. तो 0.3 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻4. ये कट जाएगा, ये पॉइंट हटा देते हैं, ऊपर 10⁻2 आ जाएगा. 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 100 का आधा कितना, 50. 50 एम्पियर. करंट इसमें 50 एम्पियर होना चाहिए. जी देखिए, ये वायर है, इसमें अगर करंट ऐसे जाएगा तो इस फील्ड बाहर की तरफ है. तो करंट अगर इधर जाएगा, फील्ड उधर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे. नीचे लगेगा बेटा, हथेली की साइड लगता है ना. तो फिर mg भी नीचे और f भी नीचे लग गया, तो ये तो रुक ही नहीं पाएगा. तो करंट अगर इधर जाएगा, फील्ड बाहर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर. राइट हैंड पाम रूल, लेफ्ट हैंड रूल से भी कर सकते हैं. उससे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट अगर इधर हुआ
फील्ड उधर हुई तो फोर्स कहाँ लग रहा है? तो है ना? अगर करंट इस तरफ होता, फील्ड बाहर होती तो फोर्स नीचे लगती। ठीक है, हमें फोर्स को ऊपर लगाना है। देखिए, ऐसा ही एक और सवाल है। ये कहता है कि एक स्ट्रेट वायर है जिसमें जिसका मास है 200 ग्राम और उसकी लंबाई है 1.5 मीटर। आप लोग पैरामीटर्स लिख लो इसके। स्ट्रेट वायर, a straight wire of mass 200 gram, a straight wire of mass 200 grams and length 1.5 meter. A straight wire of mass 200 grams and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. 1.5 meter carries a current of 2 ampere. It is suspended in mid-air. It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field. Mid-air by a uniform horizontal magnetic field B, capital B, find B. B ही निकालना है आपको। सर 0.67 तक ही 0.65 आ रहा है वैसे। ठीक है, उतना चल जाएगा। बस आपको वेट को बैलेंस कराना है इसके मैग्नेटिक फोर्स से, है ना? ILB इक्वल्स टू mg।
आगे भी सबका आंसर। मैग्नेटिक फोर्स हुआ आई एल बी और ये हुआ एम जी। तो B इक्वल्स टू एम जी अपॉन आई। यहाँ पे बस वैल्यूज डाल दीजिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा। इसमें एक लूप है ऐसे और इसमें करंट है आई और यहाँ पे वापस आ रहा है करंट। इसका जो रेडियस है वो 1 मीटर है और ये जिस रीजन में है इसका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 1 टेस्ला। नाउ इट सेज फाइंड फोर्स ऑन द लूप। ये है, ठीक है। देखिए बच्चों एक चीज ध्यान देने की है यहाँ पे। ये जो वायर है ना बेंट हो रखी है इस फॉर्म में और फिर वापस भी आ रहा है करंट। जो वायर ए बी है ये सर्कल वाली सेमी सर्कल वाली, जब हम इसका फोर्स निकालेंगे तो हमें इस कर्वेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। फोर्स कहाँ लगेगा वो आप देखिए। अगर हम इसको ऐसे करंट मान रहे हैं, करंट ऐसे हुआ राइट में, फील्ड अंदर है तो फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर। इस पर जो फोर्स लगना है वो ऊपर लगना है मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो वायर बी ए है इसमें कहाँ लगना है, इसमें नीचे लगना है। तो क्योंकि ये दोनों फोर्स बराबर है तो कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को। तो बताइए जो फोर्स है ऊपर वाला हिस्से पर वो कितना हुआ, आई टाइम्स ए बी इंटू बी। जो किसके लिए हुआ, इसको मैं 1 कह रहा हूँ, इसको मैं 2 कह रहा हूँ। तो ये 1 वाले के लिए हुआ। और एफ एम जो नीचे वाला था इसका नाम मैं एफ एम प्राइम रख देता हूँ। इट विल बी आई टाइम्स ए बी टाइम्स बी। ये भी 2 हो गया। तो नेट फोर्स क्या हुआ, नेट फोर्स एफ इक्वल्स टू एफ एम माइनस एफ एम प्राइम। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि दोनों फोर्सेस ऑपोजिट है। तो ये वैल्यू कितनी है, आई टाइम्स ए बी मल्टीप्लाई बाय 1, मैग्नेटिक फील्ड 1 है, और माइनस आई टाइम्स ए बी मल्टीप्लाइड बाय 1। सो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट होके 0 देते हैं। अच्छा इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता, मान लीजिए हमने इसमें करंट जो ए बी वाला था ना उसको करंट को चेंज कर दिया हमने। से दिस इज ए बी। मैं कह रहा हूं कि करंट इस बार ऐसे है और यहां भी ऐसे है। प्लस होगा अब ये फोर्सेस प्लस हो जाएंगे तो इस केस में जो फोर्स लगेगा यहां पर वो नीचे लगेगा और जो बी ए वाली वायर है ऊपर को वो भी नीचे लगेगा। सो इन दिस केस what will be the net force, it will be twice of Fm। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय इसका मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, I इंटू ए बी इंटू बी। सो 2 इंटू आई इंटू ए बी। ये दूरी कितनी है, जैसे इसकी रेडियस 1 मीटर थी तो डायमीटर कितना हुआ 2। 2 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 1। तो इट विल बी 4 I न्यूटन। ठीक। देखिए इसमें दो हिस्से थे है ना, एक तो एक कर्व वाला हिस्सा था और एक स्ट्रेट था। जो कर्व वाला हिस्सा है उस पर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, आप यहाँ पे इतने हिस्से को देखते हैं, करंट राइट में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर। ये वाला जो हिस्सा है करंट इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा नीचे। तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट है। हमने इन फोर्सेस की वैल्यूज भी निकाल ली है ना। फोर्स होता था आई इंटू लेंथ इंटू बी। जो ये बी से ए तक या ए से बी तक जा रहे हैं ना, इसकी जो लेंथ लेनी है वो ये नहीं लेनी कर्व वाली, स्ट्रेट लेनी है ए बी।
और जो बी से ए आ रहा था उसमें भी ए लेंथ आएगी, है ना? तो जब नेट फोर्स निकाला तो दोनों को माइनस किया, और माइनस करने पे दोनों सेम थे, है ना? तो जीरो आ गया फोर्स। तब ये पूरा सर्कल हो तब भी डायमीटर देखिए, अगर ये पूरा सर्कल हो गया तब तो आप पहले पॉइंट से स्टार्ट करके वापस वहीं आ गए, है ना? तो नेट फोर्स जीरो हो गया है। ठीक है, मतलब हमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना। देखिए, एक और क्वेश्चन है। इट सेज अ वायर कैरिंग अ करंट आई is kept in the XY प्लेन। एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है जो इनसाइड है, और यहां पर एक वायर है इस शेप की, एक वेव के रूप में। और ये कहता है इसकी जो लंबाई है वो लैम्डा है यहाँ पर। A wire carrying a current I is kept in XY plane, और इसका जो इक्वेशन दिया है वो दिया है 2 सेंटीमीटर इंटू ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स। ओके, ये कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पोर्शन ऑफ द वायर बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2। फाइंड फोर्स ऑन द वायर ऑफ द पोर्शन x इक्वल्स 0 एंड x इक्वल्स लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, खैर ये तो हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड बता रहा है। और ये बताइए, ये जो ए से लैम्डा बाय 2 तक की दूरी है ना, इसको अगर मैं बी कहूं तो ये दूरी होगी लैम्डा बाय 2। क्या मुझे वेव के इस हिस्से की जरूरत पड़ेगी? हमें तो शॉर्ट डिस्टेंस चाहिए। तो इसका जो एल है, एल इफेक्टिव आई शुड से, वो क्या है? दिस इज लैम्डा बाय 2। और फोर्स कितना हुआ? F इक्वल्स टू आई टाइम्स एल इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय बी। तो कितना हो जाएगा? आई लैम्डा बी अपॉन, दैट्स इट। चलिए नोट कर दीजिए। बस जीरो तो था ये वाला पॉइंट, हमने जीरो से बी तक निकाला है यहाँ पे। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी फोर्स की? साइन लिख दीजिएगा इसमें अपवर्ड्स।
ये भी चलिए देखिए, ये एक और सवाल है। ये कहता है कि एक कंडक्टिंग रॉड है जो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई है। देखिए, a conducting rod of length L and mass m is moving down a smooth inclined plane of inclination theta with constant velocity v. A current I is flowing in the conductor in a direction perpendicular to the paper inwards. A vertically upwards magnetic field B exists. Then find the magnitude of field B. देखो भाई, यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और फिगर ये 3D में है, तो थोड़ा सा मैं बाहर को समझाता हूँ इसमें। देखिए, ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये रॉड है, ये रॉड ऐसे रखी है इसके ऊपर, है ना। अब हम यहाँ तो ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, तो मैं यहाँ से इसका सामने का हिस्सा दिखा दे रहा हूँ आपको, है ना। ये रॉड का सामने का हिस्सा है, ठीक है। इस रॉड पर फोर्सेस देखो पहले कौन कौन से हैं। एक तो इसका वेट है नीचे की तरफ mg। आप इसके कंपोनेंट्स बना सकते हैं, mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा, ठीक है। अब आ जाइए, ये ऐसे रखा हुआ था, मैग्नेटिक करंट इसमें अंदर जा रहा था, फील्ड ऊपर है। अब सोचिए, करंट इधर जा रहा है, फील्ड ऊपर है ना। ऐसे रखा हुआ है ना, टेढ़ा रखा हुआ है, तो फोर्स कहाँ लगेगा इस पर, पीछे की तरफ। यानी कि इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन है ना, वो कुछ ऐसा है, ये करंट अंदर है, ठीक है, ऐसे, और फील्ड ऊपर, तो फोर्स इधर लगेगा, है ना। यानी फोर्स लग रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फोर्स के कंपोनेंट्स बनाएंगे। भाई ये थीटा हुआ, ये 90 हुआ, है ना। ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, एफ एम कॉस थीटा, और इस तरफ वाला एफ एम साइन थीटा। तो अब बताइए, ये नीचे अगर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ये नीचे जा रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट से, फॉर वायर या रॉड, फॉर रॉड टू बी मूविंग with constant velocity with constant velocity, net force on it should be zero। तो इसका नेट फोर्स जीरो किया हमने, है ना। ऊपर वाला फोर्स कितना था, एफ एम कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। एफ एम कितना हुआ, आई एल बी इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा, ठीक है। तो यहां से हम आई निकाल सकते हैं, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी टेन थीटा डिवाइडेड बाय एल बी। बस ये आपका आंसर है।
देखिए एक सर्किट बना रहा हूं मैं। ये कह रहा है कि एक वायर है, पी क्यू वायर है। ये दो प्लेट्स हैं जो फिक्स हैं। ये जो वायर है पी क्यू, ये मूव कर सकती है। तो इसका जो मास है वायर का, 10 ग्राम, और ये भी रेस्ट पर है। और ये कहता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है ये बी, जो दिया हुआ है 0.8 टेस्ला। ये अप्लाई होती है इस पर, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम किया जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट is slowly slowly reduced when it becomes 20 ohm. The wire PQ slides on the rails. मतलब ये इन पर फिसलने लगती है। ठीक है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बड़ा अच्छा सवाल है। ये कहता है कि ये वायर रखी हुई है दो प्लेट्स के बीच में, दो रेल्स के ऊपर। जब इसका रेजिस्टेंस 20 ओम तक आ जाता है तो ये वायर चलने लग जाती है। आपको बताना है कि इसका म्यू कितना है। चलिए इसको ट्राई कीजिए।
अच्छा से वोल्टेज की 6 वोल्ट की बैटरी है। बैटरी है 6 वोल्ट। 0.1176. ठीक। देखिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि जब इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा वो करंट होगा कितना, आई इक्वल्स टू वी बाय आर। तो वी कितना है 6, आर कितना है 20। अच्छा जी, जब ये रखा हुआ है इस पर, ये बेसिकली ऐसे तो हमें दिख रहा है बट ये ऐसे है और ये आगे खिसक के आगे जा रहा है। तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। कितना है वो, आई एल बी। वो किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू टाइम्स एम जी। तो म्यू कितना आ जाएगा, आई एल बी अपॉन एम जी। बस को सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखिए, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। force between two parallel
करंट कैरिंग कंडक्टर्स देखिए भी ये कोई वायर है जिसमें करंट I1 जा रहा है और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। एक और वायर है सपोज CD जिसमें करंट I2 जा रहा है। फिलहाल हम करंट को सेम डायरेक्शन में मान रहे हैं। पहला केस में डिस्कस कर रहा हूं व्हेन currents are in the same direction। मैंने कहा कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सपोज R है, ठीक है। तो जो वायर AB है उसकी वजह से CD के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। सपोज यहां पर एक पॉइंट मैंने P ले लिया, तो इस वायर AB के कारण से P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? सो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू वायर AB। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, है ना। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनसाइड, ये क्रॉस होगी, है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड में वायर 2 रखी हुई है, तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा। तो देखिएगा वो फोर्स कितना होगा। फोर्स ऑन द वायर CD ड्यू टू B1, so that force is what? F2 equals to I2 L2, इसका नाम मैं L2 कह रहा हूं या LCD लिख लेते हैं, into B1। So I2 is I2, LCD एंड B1 का वैल्यू था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। तो अगर मैं इसको L से डिवाइड कर दूं, F2 अपॉन LCD इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ये F अपॉन L क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको हम स्मॉल f कुछ मान लेते हैं। लेट F अपॉन LCD, this will be suppose F, the force per unit length, force per unit length। तो इस फोर्स को हमने बोल दिया F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ये फोर्स आ गया हमारे पास, ठीक है। ये कैसा हुआ? अट्रैक्शन वाला हुआ ना, यानी ये फोर्स इसको इधर लेके आएगा F2। अगर हम ऐसा ना करते, AB का फोर्स फील्ड ना निकालते बल्कि CD का निकालते, तो क्या होता वो भी चेक कर लेते हैं। ये हुआ था फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब आ जाइए, अगर हम CD की बात करते हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड एट Q, एक पॉइंट पे Q मान रहा हूं इस वायर AB पर, से दिस पॉइंट इज Q। सो मैग्नेटिक फील्ड एट Q ऑन AB ड्यू टू वायर CD। तो CD वायर के कारण से हम Q पर फील्ड निकालते हैं। सो वो फील्ड कितनी आएगी? से दिस इज B2, ये होना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R। सो फोर्स कितना आएगा इस वायर पर? सो फोर्स ऑन द वायर AB ड्यू टू V2, तो उसका जो फोर्स है उसको मैंने F1 नाम दिया है। F1 क्या होना चाहिए भाई? I1 इंटू LAB इंटू B2। सो I1 एज इट इज, मैं L को इस तरफ ले जा रहा हूं LAB, और B2 कितना निकाला हमने? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R। ये कितना हुआ? फोर्स पर यूनिट लेंथ, F12 क्या लेते हैं इसको? इट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ये तो सेम ही आ गया ना। अरे इसका मतलब क्या हुआ कि आप फोर्स 1 पर 2 की वजह से ले
या 2 पर 1 की वजह से भी दोनों सेम। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? इसका जो फोर्स ये था, मैग्नेटिक फील्ड वो डॉट था, यानी बाहर की तरफ। अब करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो फोर्स कहाँ लगेगी? लेफ्ट में और राइट में सर, तो इधर लगेगी फोर्स F12। ये F21 था। तो यानी दो वायर्स जब एक डायरेक्शन में करंट ले जाती हैं और पैरेलल होती हैं, तो उनके बीच में कुछ फोर्स लगता है जो उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और वो फोर्स इतना है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए, अब बात करते हैं अगर करंट इनमें ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। When currents are in the opposite directions। देखिए भाई, मान लीजिए इसमें तो करंट ऊपर जा रहा है और इसमें करंट नीचे आ रहा है। ये डिस्टेंस इनके बीच का वापस से R है। तो ऑब्वियसली फोर्स तो उतना ही आना है, क्योंकि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही रहेगा। F12 इज F21 विच इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, है ना। अब बात करते हैं इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे इसकी वजह से यहाँ पर जो फील्ड आएगी वो अंदर की तरफ आएगी ना, और इस पर जो फोर्स लगना है वो उस तरफ लगेगा। ऐसे लग गया है F21। अब इस वायर की वजह से यहाँ पर फील्ड कहाँ आएगी? यहाँ पर बाहर की तरफ। बाहर की तरफ नहीं आएगी बेटा, अंदर की तरफ ही आएगी ना। देखो ऐसे है ना, भाई वायर नीचे जा रही है, पॉइंट उधर है, तो फोर्स फील्ड कहाँ होगी? अंदर की तरफ। तो फील्ड जब अंदर होगी तो वो क्रॉस होगी, और इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? लेफ्ट में, है ना। दोनों में ही क्या होगा? ये फोर्स ऑपोजिट लग रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, तो ये कैसा फोर्स हुआ?
रिपल्सिव। तो इससे पता चला हमें कि अगर वायर्स पैरेलल करंट लेके जाएंगी सेम डायरेक्शन में तो वायर्स अट्रैक्ट करेंगी, और अगर ये ऑपोजिट करंट हुआ तो रिपेल करेंगे। अच्छा, यहां से ना हम एम्पियर की डेफिनेशन भी देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होता है, वो डेफिनेशन यहां से आता है। देखो, हमने फोर्स को लिखा है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। अगर मैं आपसे कहूं लेट I1 इक्वल्स I2 इक्वल्स 1 एम्पियर एंड जो आर हो जाए वो 1 मीटर हो जाए, तो एफ क्या होगा? एफ इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻7 into 1 into 1 upon 1. So ultimately it becomes twice of 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर, है ना? तो अब देखिए, 1 एम्पियर वो करंट है जो दो पैरेलल रखी वायर्स में सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट ले जाने वाले दो वायर्स के बीच में 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगाता है, चाहे अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर is the amount of current is the amount of current which exert a force of attraction or repulsion of magnitude 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter when placed parallel and at a distance of 1 meter। ठीक है, फ्रॉम ईच अदर। तो इसको 1 एम्पियर कहा जाता है। क्या दो पैरेलल चल रहे चार्जेस भी फोर्स एक्सर्ट करेंगे? क्योंकि करंट तो कर रहा है, चार्ज भी करेंगे क्या? अगर करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? एक बार ट्राई करके देखिए। हेडिंग लिख लीजिएगा, फोर्स बिटवीन
two parallel moving charges. तो मैंने क्या किया, एक चार्ज लिया यहाँ पे सपोज Q1, एक दूसरा चार्ज है यहाँ पर Q2, और इनके बीच की दूरी है R, और ये दोनों वेलोसिटी V से मूव कर रहे हैं। ठीक, पैरेलल तभी जा सकते हैं जब इनकी वेलोसिटी सेम होगी, है ना। अच्छा, अब ये सोचिए कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता वो कितना होता। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, so Fe equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R स्क्वायर। ठीक है, और इनके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स होता, ठीक, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है इनके बीच में, वो हम बायो सेवर्ट्स लॉ से निकालते हैं, और उसकी वैल्यू आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 V1 Q2 V2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने आपको ना उसकी बायो सेवर्ट लॉ की अलग अलग फॉर्म्स लिखवाई थी। उसमें एक करंट की भी फॉर्म थी, एक चार्ज की भी थी, तो ये चार्ज वाला है। ठीक है, तो देखिए, अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या होगा। ऑन डिवाइडिंग, Fe अपॉन Fm इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपॉन R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हुआ। राइट, तो देखिए क्या बचता है अपने पास। ये बचेगा 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट V1 V2। अच्छा, हमने V1 और V2 तो बराबर ही ले रखे हैं दोनों, तो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर। ये 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, C होता था ना, C स्क्वायर। तो C स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया हमारे सामने। Fe अपॉन Fm इज इक्वल टू C अपॉन V का होल स्क्वायर। और अगर आप इसको Fm अपॉन Fe लिखते हो तो V अपॉन C का होल स्क्वायर।
हो गया भाई, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का। एक और वायर है जिसमें करंट है 2 एम्पियर का, और दोनों सेम डायरेक्शन में। ओके, ये कहता है आगे, ये दो वायर्स हैं ए और बी। नाउ इट सेज जो वायर ए है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और जो वायर बी है इसकी लंबाई कुछ फिक्स है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है। तो हमसे पूछा गया है, फाइंड फोर्स ऑन द वायर बी if its length is 2 मीटर। यानी जो वायर बी है इसकी लंबाई फिक्स है 2 मीटर की। ठीक है, तो हमें बताना है इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा। तो पहले तो आप ये देखिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डिस्टेंस। सो 2 × 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय I1 कितना हुआ 10, I2 कितना हुआ 2, अपॉन R कितना हुआ 0.1। तो F जो आएगा अपने पास, F इक्वल्स टू, एल इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो 2 टू द 4 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.1 से 10 हो जाएगा, ऊपर से ये 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां से ना, तो 8 × 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक, एक और क्वेश्चन है, इट सेज तीन वायर्स हैं अपने पास ए सी और बी, इनके बीच का सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर, सी और बी का सेपरेशन है 8 सेंटीमीटर। ए में जो करंट है वो है 2 एम्पियर का, और इसमें 3 एम्पियर का करंट है, और यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट है, और तीनों ही इनफाइनाइटली लॉन्ग है। बी और ए और बी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग। फर्दर इट सेज सी जो है वो 1 मीटर लंबाई की है, सो लेंथ ऑफ सी इज 1 मीटर। ये कह रहा है कि बताइए सी पर नेट फोर्स क्या होगा, फाइंड नेट फोर्स ऑन सी। चलिए आप लोग ट्राई करिए ना। गुड। अगर हम ए और सी के बीच में फोर्स देखें पहले,
तो मैं क्या बोलता, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, है ना, वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए आई सी अपॉन डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को R1 कह देते हैं, इसको R2, R1 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ सी. नाउ फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बी आई सी अपॉन R2 मल्टीप्लाई बाय एल सी. अच्छा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ये हुआ एफ सी ए और इधर एफ सी बी, तो नेट फोर्स क्या आएगा? नेट फोर्सेस, अब जाहिर है जो फोर्स ज्यादा होगा उसको हम ग्रेटर मानेंगे, तो नेट फोर्स आएगा एफ सी बी माइनस एफ सी ए. सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बी आई सी अपॉन R2 एल सी माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए आई सी अपॉन R1 एल सी. इसको सॉल्व कर दीजिए. तो इसका आंसर जो आना चाहिए, इट विल बी 6 × 10⁻⁶न्यूटन. मुझे शेयर करना है. चलिए, मैं क्वेश्चन खैर लिख देता हूँ. देखिए, अगला क्वेश्चन है ये. एक सर्किट है अपने पास, ये स्विच है इसका, यहाँ पे एक रॉड है, ये ना पीक्यू एक रॉड है,
इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर एंड मास ऑफ 100 ग्राम. Mass of PQ is 100 gram. Is suspended through a fixed point O by two threads. इसको यहां से लटकाया गया है ना, ये दो थ्रेड्स हैं. थ्रेड्स, ठीक है, ये और ये दोनों थ्रेड्स हैं. और ये कहता है ईच ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर. इसकी जो लंबाई है थ्रेड की वो भी 20 सेंटीमीटर. ये भी 20. नाउ इट सेज एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे एग्जिस्ट करती है. मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है कितना, इट इज 0.5 टेस्ला. नाउ इट सेज पहला केस, फाइंड टेंशन in the threads if switch S is open. Second, a current of 2 ampere is established when switch S is closed. Find tension in the thread. देखिए दो सिचुएशन दिए इन्होंने ना. पहली सिचुएशन ये है कि एस ओपन है, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है. तो ये जो थ्रेड्स हैं इसमें कितनी टेंशन है और जब करंट फ्लो करेगा तो कितनी है. पहले लॉजिकली समझते हैं कि जो पीक्यू है ये है क्या, ये फ्रेम है एक. मान लो मैं इस रॉड को दो धागों से बांध के, है ना, और इसको किसी कील पे टांग दूं. वो जो कील है वो ओ है सपोज. तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं पहले वो देखिए. ये पहला सिचुएशन. तो एक तो इसका वेट हो गया mg. अच्छा, ये लंबाइयां सारी 20-20 सेंटीमीटर की है, मतलब ये क्या है, इक्विलैटरल. ये एंगल 60 का हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा. इसमें टेंशन टी है सपोज, इसमें भी टेंशन टी है. इसमें टेंशन टी है तो इसका ये कंपोनेंट क्या बना, टी कॉस 60 और ऊपर वाला टी साइन 60. ऐसे ही इसका इधर क्या बनेगा, टी कॉस 60 और ये टी साइन 60. तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी कि 2t साइन 60 शुड बी इक्वल टू mg. मुझे क्या निकालना है, t. तो t इक्वल्स mg अपॉन 2 साइन 60. सो m कितना था हमारे पास, 100 ग्राम. 0.1 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू √3 अपॉन 2. ये कट गया, ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 न्यूटन. ये टेंशन है, ठीक है. अगर इसमें करंट फ्लो करने लग जाए तो क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा. वो कहाँ लगेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगा. हाँ, इसमें जो करंट जा रहा है वो इस तरफ जाएगा ना. करंट ऐसे चला इसके अंदर, है ना. अब इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर. यानी इस केस में हम फोर्सेस को ऐसे बैलेंस करा लेंगे कि एक तो इसके अंदर आ जाएगा mg, एक आ जाएगा ILB और एक आ जाएंगे साइन वाले. तो इस केस में टेंशन मान लो टी डैश हो जाती है, तो 2t डैश साइन 60 प्लस ILB इज इक्वल टू mg. यहां से आप टी डैश निकाल सकते हैं. चलिए नोट करो.
अच्छा, अगर ये फील्ड बाहर की तरफ होती तो? हाँ, तो फिर ये जो ILB हमने लगाया है वो नीचे लग जाता। अच्छा, अभी इस केस में टेंशन बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी, है ना? क्यों? क्योंकि एक फोर्स तो ILB ऊपर ले जा रहा है इसको, है ना? तो फोर्स की वैल्यू, टेंशन फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ये वन थर्टी वाली चला नहीं रहा इसमें नीचे लिखा हुआ है, ठीक है? चलो बाकी आंसर सुनेंगे, करते हैं नहीं करते हैं कल मैं आंसर फ्री बात नहीं किसी जगह दे दो ये लोग से बैठ ये पहले रास्ता ये नहीं ये जो है मैंने बहुत देर पानी मांग रहा मुझे मुझे बात है कि पानी आज नहीं ये एनिग्राम क्या पानी पिए अगर पानी नसीब कर पानी पीना तो है क्यों क्या होगा नीचे लगा दो नीचे तो मैंने लगा उसी लड़के पे कभी तो रान नहीं था ये नाम नहीं बोल रहे थे मत रहो एकदम रोड लगा चल रहा हूँ मैं तो इनकी बात मुझे ना सही भाई ये क्यों सर कब जाऊंगा जनवरी चीज तो है ना मुझे करते मुझे नहीं बात सुनी हम आज में आए क्या हेलो आवाज नहीं आ रही क्या कर रही मेरे को पैसे निकालना पड़ता है और iPhone है मेरा हो